दोस्तों नमस्कार। मैं लोकनारायण मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, शासकीय विधि महाविद्यालय रीवा। आज हम लोग MPLRC के सेकंड सेशन पे हैं और सेकंड सेशन में जो आज डिस्कशन होने वाला है वो है परिभाषाकरण, अर्थात MPLRC की परिभाषाओं पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहली जो चीज़ है वो है परिभाषाएँ किस धारा पे दी गई हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि परिभाषाएँ MPLRC में धारा 2 पे हैं। इनमें परिभाषाएं तो बहुत सारी हैं A to Z तक, लेकिन इसमें से क्या मुझे याद रखना है क्या नहीं याद रखना है ये हम इसमें से आपको बताएंगे, और कुछ जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं उन पे हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली ही परिभाषा है आबादी की। आबादी का अर्थ क्या है? तो हम लोग जो साधारण अर्थ समझते हैं आबादी का, बिल्कुल वो नहीं है। अर्थात हम लोग क्या समझते हैं, आबादी मतलब जनसंख्या का बढ़ना, लेकिन नहीं, यहाँ पे आबादी जनसंख्या का बढ़ना नहीं है, बल्कि एक गांव में उसके निवासी के निवास करने के लिए और उनके आनुषंगिक प्रयोजन के लिए जो स्थान निर्धारित किया जाएगा उसे ही हम लोग आबादी कहते हैं। एक प्रैक्टिकली हम आपको बताना चाहते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कोई गांव है, गांव में 100 लोगों की बस्ती है, तो जो 100 लोगों की बस्ती उनके घर बनाने के लिए जो स्थान रिजर्व है, और दूसरा उनके आनुषंगिक प्रयोजन जैसे गोठान हो गया, गोबर फेंकने की जगह है, पशुओं को इकट्ठा करने की जगह है, स्मशान के लिए जगह है, हाट के लिए जगह है, बाजार के लिए जगह है, ये जो रिजर्व किया गया है, तो इन सब का जो एक जॉइंट फॉर्म होगा उसे हम लोग आबादी कहेंगे। तो देखते हैं एक्ट क्या कहता है। ये तो एक प्रैक्टिकल चीज़ हो गई। एक्ट कहता है कि किसी ग्राम के निवासियों के निवास करने के लिए, ध्यान दीजिए फर्स्ट ऑप्शन है निवास करने के लिए, या उसके आनुषंगिक प्रयोजन के लिए समय समय पर, ध्यान रखिएगा, एरिया रिजर्व फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अ विलेज। आबादी हमेशा गांव पे होगी, ये तय है। और क्या होगा, कह रहा समय समय पर निर्धारित की जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि एक बार निर्धारित कर दी गई तो अब 100 सालों तक वो आबादी वही रहेगी। समय समय पर निर्धारित की जाएगी। पर्पज क्या होगा, ग्राम के निवासियों के लिए निवास के लिए स्थान और उनके आनुषंगिक प्रयोजन के लिए समय समय पर जो क्षेत्र निर्धारित किया जाता है उसे हम लोग आबादी कहते हैं। तो इसी जो 2A की परिभाषा में लास्ट की लाइन कहती है कि इसके और अन्य क्या नाम हैं। मतलब हो सकता है आपके सामने आबादी शब्द न लिया जाए, और अगर कोई अन्य प्रचलित शब्द है तो खुद ये एक्ट बताता है कि ग्राम स्थल और गांव स्थान, ये दोनों नाम आबादी के ही हैं। अर्थात अगर कोई ग्राम स्थान के नाम से कोई चीज़ आपके सामने आती है तो समझिए कि ये आबादी का निर्धारण ही है। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस परिभाषा में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आबादी हमेशा गांव पे होगी, नंबर 1। नंबर 2, टाइम टू टाइम डिसाइड की जाएगी। नंबर 3, इसके सजाती नाम हैं 2, ग्राम स्थल और गांव स्थान। नंबर 4, ये किस लिए निर्धारित की जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए इसका निर्धारण ग्राम के निवासियों के निवास के लिए और उनके आनुषंगिक प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो ये था 2A। आबादी इम्पोर्टेंट है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी और प्रैक्टिकली भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आबादी एक्चुअली में होती क्या है। अब चलते हैं दूसरी परिभाषा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि MPLRC मोस्टली बार बार आपको कृषि शब्द आएंगे और उनका आपको क्या मीनिंग निकालनी है, इसीलिए एक्ट पहले से ही बता रहा है कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या है। तो दोस्तों एग्रीकल्चर में जब हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर इंक्लूड्स, ये परिभाषा डिफिनेशन नहीं है, ध्यान रखिए, यहाँ परिभाषित नहीं किया गया, चीज़ों को शामिल किया गया। ये बताता है कि कृषि में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, हमें बस उन्हीं चीज़ों को पकड़ना है। तो देखिए कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। पहला तो कह रहा है वार्षिक या नियतकालीन फसलें, जिसमें पान तथा सिंघाड़े और उद्यान की उपज शामिल है। अगर ऐसा ही फसल कोई उगा रहा है तो हम कहेंगे कि वो कृषि कर रहा है। द राइजिंग ऑफ एनुअल और पीरियोडिकल क्रॉप इंक्लूडिंग betel leaves
एंड वाटर नट्स एंड गार्डन प्रोड्यूस। तो इसे साधारणतः हम समझते हैं, ये हो सकता है कई लोगों को ये एनुअल और पीरियोडिकल क्रॉप समझ में न आए हों। तो सिंपल सा है, ऐसी फसलें जो एक साल में होती हैं, जैसे हमारे यहाँ अरहर की फसल एक साल में होती है, तो ये वार्षिक फसल हो गई। नियतकालीन फसलें जैसे गेहूँ आधे सीजन पे हो जाती है, एक साल के एक नियत टाइम पे हो जाती है। गेहूँ है, उड़द है, मूंग है, चना है, धान है, ऐसी फसलें। तो कह रहा है कि वार्षिक फसलें और नियतकालीन फसलें, दोनों फसलें। और साथ में कह रहा है कि क्या पान की खेती, पान और सिंघाड़ा अगर कोई लगाता है तो क्या ये खेती है? तो जी, सेक्शन 2B कहता है कि पान लगाना, पान उगाना या सिंघाड़ा उगाना या उद्यान लगाना, ठीक है ना, उगाया जाना, कह रहा ये भी एग्रीकल्चर है। तो फर्स्ट पॉइंट पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नियत और जो वार्षिक और नियतकालीन फसलें उगाता है, वार्षिक नियतकालीन फसलें पान और सिंघाड़ा, ये अगर कोई उगाता है तो कह रहा है कि ये एग्रीकल्चर है। दूसरा उद्यान कृषि, हॉर्टिकल्चर जिसे कहा जाता है। तो उद्यान अगर कोई लगाता है तो कह रहा उद्यान लगाना और उससे लाभ अगर कोई प्राप्त कर रहा है तो माना जाएगा कि वो कृषि कर रहा है। तीसरा फलोद्यान लगाना और उनका संरक्षण करना। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो फलोद्यान लगाने का मतलब आप खुद वहाँ पे कल्टीवेट कर रहे हैं और उसे लगा रहे हैं। दूसरा कह रहा है आपने लगाया नहीं है, लेकिन आपकी पुश्तों की अगर कोई फसल है, ऐसे फल के उद्यान लगे हुए हैं, तो कह रहा है कि उन फल के उद्यानों का अगर आप संरक्षण करते हो, मतलब तकाई करते हो, उसकी देखभाल करते हो कि कोई इसके फल ना तोड़ ले या कोई इसको नुकसान ना पहुंचाए, तो कह रहा है ये भी एग्रीकल्चर माना जाएगा। तो तीसरे में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो फलोद्यान लगाना और दूसरा कह रहा है कि फलोद्यान या तो जिस फलोद्यान को आपने लगाया है या जो फलोद्यान पहले से लगा है उसका आप संरक्षण करते हैं। दो ही चीज़ आई हैं इसमें, प्लांटिंग एंड अपकीप ऑफ ऑर्किड्स। तो कह रहा है कि ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं तो कह रहा माना जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं या कृषि कर रहे हैं। चौथे नंबर पे जो चीज़ें आई हैं उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आप उसे ध्यान से सुनिए। तो कह रहा है चराई या छप्पर छाने की घास के लिए भूमि का आरक्षित किया जाना। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कह रहा है द रिजर्विंग ऑफ लैंड फॉर फूडर, ग्रेजिंग और थैचिंग ग्रास। तो इसमें देखने की ये चीज़ है कि एक तो घास, यहाँ विषय वस्तु घास है लेकिन इसके प्रयोजन बदल रहे हैं। एक तो चारे के लिए है, दूसरा चराई के लिए है और तीसरा कह रहा है कि ऐसी घास उगाना जो छप्पर के काम में आती है। तो इन जनरली हमारे गांवों में घास का पेड़ कोई लगाता नहीं है, तो कह रहा कि एग्रीकल्चर कैसे करेगा, खेती कैसे करेगा। तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों कि घास की फसल कोई भले नहीं लगाए लेकिन उसको आरक्षित या संरक्षित सब करते हैं। आरक्षित करने का मतलब अगर कोई इसमें बैल लेके पहुंच रहा है या अपने पशु लेकर पहुंच रहा है तो आप उसे मना करते हैं, आप कहते हैं कि आप यहाँ पे मत चराइए क्योंकि मेरी ये फसल है, फसल नहीं मेरी घास है, और उसे आप तकाई करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं कि कोई चराने ना पाए, इसे काटने ना पाए। तो कह रहा कि ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि आपने भले ही उस घास को लगाया नहीं है लेकिन उसकी आपने देखभाल की है, इसका मतलब है कि आपने खेती की है। तो यहाँ पे चौथे क्लास में हम लोग 2B के चौथे क्लास में हम लोग देते हैं चारे के लिए, चराई के लिए और छप्पर के लिए। चारे और चराई में क्या अंतर है? तो सिंपल सी चीज़ है, चारा मतलब जिस घास को हम काट के घर लाते हैं वो चारे के लिए है, और पशुओं को ले जाके चराते हैं मतलब उनको खुद पशु ले जाते हैं और वहाँ पे छोड़ के उनको खाने के लिए छोड़ते हैं, तो ये चराई होगा। तो तीनों के लिए अगर हम रिजर्व कर रहे हैं, आरक्षित कर रहे हैं, तो फिर ये क्या हुआ, ये हुआ कि हम लोगों ने खेती की है। अगला कह रहा है कि क्या है, 5वें बिंदु पे कह रहा है कि नगरीय क्षेत्र की उपांत्य सीमा
से 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित किसी क्षेत्र में कुक्कुट पालन, मछली पालन या पशुपालन के लिए भूमि का उपयोग करना। अब यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि जो लैंड का यूज़ है, द यूज़ ऑफ लैंड फॉर पोल्ट्री, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री इन एन एरिया सिचुएटेड मोर देन 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया के 5 किलोमीटर उपांत सीमा, लास्ट जो बॉर्डर लाइन है अर्बन एरिया का, उसके 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर। तो इसे हम थोड़ा उल्टा पढ़ते हैं। उल्टा पढ़ने का मतलब ये है कि एक अर्बन एरिया ले लीजिए, उस अर्बन एरिया का एक पेरीफेरल लाइन बनाइए और उसमें देख लीजिए कि जो वो 5 किलोमीटर के अगर अंदर है, तो कह रहा है कि 5 किलोमीटर के अगर अंदर है तो कह रहा है एग्रीकल्चर नहीं है, वो इंडस्ट्री है, उद्योग है। लेकिन अगर वो 5 किलोमीटर के बाहर है तो अब आपको समझना है कि ये अब क्या हो गया, ये एग्रीकल्चर हो गया। तो सिंपल सी चीज़ है, जैसे अगर आप रीवा में रहते हैं और रीवा की जो लास्ट बॉर्डर लाइन है नगर निगम जहाँ से ख़त्म होता है, वहाँ से आपको लगा लेना है कि 5 किलोमीटर क्या है। 5 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन बना लीजिए। 5 किलोमीटर के अंदर जो भी चीज़ें, अगर कोई पोल्ट्री फार्म खोलता है, फिशरीज़ के लिए लैंड यूज करता है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए करता है, तो कह रहा है कि वो एग्रीकल्चर नहीं है, वो इंडस्ट्री है, और इसके बाहर कर रहा है तो माना जाएगा कि वो इंडस्ट्री नहीं एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि, और यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है कि नगरीय क्षेत्र से उपांत सीमा से लास्ट जो बाउंड्री है उसके 5 किलोमीटर दूर ही एग्रीकल्चर माना जाएगा। तो अगली परिभाषा है 2C पे, एग्रीकल्चर ईयर। एग्रीकल्चर ईयर का मतलब कृषि वर्ष। तो अपने मध्य प्रदेश में तो एक जो विधायिका ने निश्चित किया है वो है 1 जुलाई, और सेक्शन तो ये भी कहता है कि अगर राज्य सरकार को अल्टर करती है, इसे चेंज करती है, तो वही वाला माना जाएगा, लेकिन अभी 1 जुलाई ही है। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जून में हमारे यहाँ बारिश होने लगती है और जुलाई से हमारे यहाँ खेती का काम शुरू हो जाता है, इसलिए माना जाता है कि ये कृषि वर्ष अब शुरू हो गया है। तो सी में कृषि वर्ष। और यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि कृषि वर्ष कब से शुरू होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कृषि वर्ष 1 जुलाई से शुरू होता है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि कृषि वर्ष निर्धारित कौन करता है, तो 1 जुलाई तो एक्ट ने निर्धारित किया है, परंतु राज्य सरकार चाहे तो उसे चेंज कर सकती है, राज्य सरकार निर्धारित करती है। फिर डी पे बोर्ड है, मीन्स द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 में जो बोर्ड का गठन होता है वही बोर्ड होगा। और अब हम लोग देखते हैं ई इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट धारा है। बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट मतलब वास्तविक कृषक कौन है, तो मीन्स अ पर्सन हु कल्टिवेट्स लैंड पर्सनली और हु मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू कल्टिवेट पर्सनली। तो यहाँ दो ही चीज़ें हैं कि या तो खेती वो स्वयं कर रहा हो, या तो उसे आशा की जाती है, उससे आशा की जाती है, एक्सपेक्टेड है कि वो एग्रीकल्चर या खेती कल्टीवेट करेगा, खेती करेगा। तो दो चीज़ें। तो वास्तविक कृषक कौन है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि हु कल्टीवेट लैंड पर्सनली, और सेकेंडली हु मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू कल्टीवेट पर्सनली, मतलब या तो स्वयं खेती करता हो या युक्ति से प्रत्याशा की जाती है कि वो स्वयं खेती करेगा। स्वयं खेती करेगा मतलब कि जैसे इस साल नहीं कर पाया है लेकिन उसके पास साधन मौजूद हैं, वो अपनी खेती खुद करेगा तो माना जाएगा वास्तविक कृषक है, और खुद खेती करता है तो वो भी वास्तविक कृषक है। बाकी ऐप में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी तो जैसे आप जानते हैं कि कोऑपरेटिव से तो राज्य के क्षेत्र अधीन जो संबंधित विधियां होती हैं उसके अधीन रजिस्टर्ड जो सोसाइटीज़ होती हैं उसे हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। ये F1 एक नई धारा यहाँ पे इंसर्ट की गई है, डेवलपमेंट प्लान। ये धारा 2018 में अधिनियम क्रमांक 23 सन 2018 में स्थापित की गई है। तो डेवलपमेंट प्लान है क्या, वही अर्थ होगा जो मध्य प्रदेश
नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 क्रमांक 23 सन 1973 में दिया गया है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी उसका परिभाषा होगी वो डेवलपमेंट प्लान होगी। तो दोस्तों, हम लोगों ने आज देखा तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या इसमें, तो आपको याद क्या क्या करना है। तो पहला तो ये याद करना है, आबादी, टू भी याद करना है, एग्रीकल्चर, फिर आपको 2C में जो चीज़ याद करनी है वो याद करनी है 1 जुलाई एग्रीकल्चर ईयर। और फिर आपको जो याद करने वाली चीज़ है वो 2E है बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चर दो चीज़ कह रहा कि जो खुद कल्टीवेट करे लैंड को, और दूसरा उसे एक्सपेक्टेड है कि वो कल्टीवेट करेगा, पर्सनली कल्टीवेट करेगा, तो ई में बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट। विकास योजना ये इंसर्टेड है 2018 में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो अगला डिस्कशन अगले सेशन पे, और आशा करते हैं कि कुछ चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। और क्योंकि हमारा भी एक्सपीरियंस नया है तो हो सकता है बहुत सारी गलतियां भी इस वीडियोस में हो रहे हों, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइमिंग ये सुधरता जाएगा और अच्छा स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचेगा। तब अगले सेशन तक के लिए नमस्कार, बाय।